नमस्कार, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सचिन पायलट को उम्मीद, गांधी परिवार वाद पूरा कर सौंपेगा सीएम की कुर्सी। राज्यपाल ने जिस विधेयक को लौटाया, सरकार ने उसे संशोधन कर किया पारित। अब भाजपा ने दागे कई सवाल। अशोक गहलोत ने साफ किया, अध्यक्ष बनकर भी सीएम पद नहीं छोड़ूंगा। रीट का परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद। परिणाम के देरी को लेकर मुख्यमंत्री ने लगाई फटकार। घोषणा के 3.5 साल बाद भी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन का निर्माण नहीं। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार सुबह अपने विश्वास मतों से साफ कहा कि अगर वो कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो मुख्यमंत्री पद संभालते रहेंगे। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, लेकिन प्रदेश की सत्ता की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में रखेंगे। इसके लिए गहलोत समर्थक विधायक दिल्ली तक लॉबिंग कर सकते हैं। उधर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को उम्मीद है कि गांधी परिवार वादा पूरा कर उनको सीएम की कुर्सी सौंपेगा। पायलट ने अपने समर्थकों को कोची से संदेश भेजकर धैर्य रखने के लिए कहा। गौरतलब है कि अब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए रवाना होने से पहले गहलोत ने सरकार में अपने विश्वास सतों से मंत्रियों और विधायकों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम रहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो यहां एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू नहीं होगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मार्च 2021 में जिस राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक को कुछ आपत्तियों के साथ लौटा दिया था, बुधवार को उसी कुछ संशोधन के साथ विधानसभा में पारित किया गया। हालांकि बीजेपी के विधायकों ने इसमें किए गए संशोधन पर आपत्ति जताई। वहीं सरकार की तरफ से बार काउंसिल के सुझाव पर ही संशोधन करने की बात कही गई। दरअसल 7 मार्च 2020 को विधानसभा में अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक पारित कर मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल ने साल 2021 में कुछ टिप्पणियों के साथ इस विधेयक को वापस लौटा दिया था। बुधवार को सदन में जब इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तो प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर ने इसका हवाला देते हुए कहा कि राज्यपाल को कहीं पश्चिम बंगाल मत बना देना। राजेंद्र राठौर ने कहा कि राज्यपाल ने जिन टिप्पणियों और आपत्तियों के साथ इस विधेयक को वापस भेजा था उसमें सुधार करना बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार ने इसमें जल्दबाजी में संशोधन किया। सरकार राज्यपाल के अधिकारों का हनन कर रही है। विधायक अविनाश गहलोत ने संशोधन विधेयक में वकालतनामा के साथ स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 100 रुपए के शुल्क को कम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये पैसा वकील को नहीं बल्कि इसकी वो पैरवी करेगा उसे देना होगा। इससे आम आदमी पर भार पड़ेगा। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने संशोधन में वकीलों के दुर्घटना बीमा के लिए बनाए गए 5 से 50 साल तक के स्लैब पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल में 5 साल की सदस्यता वाले वकील को 50,000 रुपए और 50 साल तक सेवाएं देने वाले वकील को 15 लाख रुपए तक की राशि देने का प्रावधान कम है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है तो उससे कहीं ज्यादा रकम मिलती है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार सुबह अपने विश्वासतों से साफ कहा कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो भी वो सीएम पद संभालते रहेंगे। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, लेकिन प्रदेश की सरकार पूरी तरह से अपने हाथ में रखेंगे। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए रवाना होने से पहले गहलोत ने अपने विश्वास से मंत्रियों और विधायकों से कहा कि सीएम रहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो यहाँ एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यह सिद्धांत तब लागू होता है जब अलकमान किसी को पद पर नियुक्त करता है, लेकिन मैं तो सोनिया और राहुल गांधी के निर्देश पर चुनाव लड़ूंगा। गहलोत ने कहा, चुनाव लड़कर अध्यक्ष बनूंगा और सीएम विधायकों के बहुमत से बना हूं।
इस कारण दोनों पदों पर रह सकता हूं। गहलोत के एक विश्वासत मंत्री ने बताया कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस विधायक और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक दिल्ली जाकर अलकमान से आग्रह कर सकते हैं कि उन्हें दोनों पदों पर रखा जाए, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव सही तरीके से लड़ा जा सके और गुटबाजी ना हो सके। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट का परीक्षा परिणाम जल्द आने वाला है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने अपडेट जारी किया है, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए परिणाम के संबंध में जानकारी दी गई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने परीक्षा परिणाम की देरी को लेकर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। तब से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी एक्टिव मोड पर नजर आ गए हैं, परिणाम की तैयारी में जुट गए हैं। सूत्रों की माने तो बहुत जल्द बीएसआर आधिकारिक वेबसाइट पर शिक्षकों के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा 2022 का परिणाम 25 सितंबर तक रीट रिजल्ट की घोषणा होगी। रीट लेवल प्रथम और रीट लेवल द्वितीय के पेपर गत 2023 और 24 जुलाई राजस्थान के सभी जिलों में आयोजित हुए थे। इस परीक्षा के परिणाम जल्द ही जारी होगा, जिसके बारे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपडेट दिया है, जिसमें बताया गया कि परीक्षा परिणाम 25 सितंबर तक या इसी महीने के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को दिए गए अपडेट में कहा गया कि वो समय समय पर इस संबंध में रीट रिजल्ट 2002 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जांच करते रहें, जहां रीट लेवल प्रथम रिजल्ट 2022 तथा रीट लेवल द्वितीय रिजल्ट 2022 के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। बीजेपी नेता पूर्व शिक्षा मंत्री एवं अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि कांग्रेस संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करती रही है। गहलोत सरकार को अंबेडकर के नाम पर सिर्फ वोट चाहिए, उनके नाम पर अंबेडकर भवन बनाना उसकी प्राथमिकता में नहीं है। बजट में प्रदेश की पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवनों का निर्माण करने की घोषणा करना और घोषणा के 3.5 साल बाद भी भवनों को धरातल नहीं उतारना इसकी स्पष्ट बानगी है। सदन में उठाए प्रश्न के संबंध में जानकारी देते हुए देवनानी ने कहा कि गहलोत सरकार अंबेडकर के नाम का उपयोग दलित बंधुओं के वोट बटोरने के लिए करती रही है। उनके नाम पर वोट लेने या उनके नाम पर भवनों का निर्माण कराना उसके रत्ती भर भी उद्देश्य नहीं है। वर्ष 2019 में बजट के पंचायत समिति मुख्यालय पर 126 अंबेडकर भवन बनाने की घोषणा कर सीएम ने खूब वाहवाही तो लूटी, लेकिन 3.5 साल बाद भी योजना का सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। फरवरी महीने में सदन में संबंधित प्रश्न लगाया गया, जिसका उत्तर देता नहीं बना तो संबंधित अधिकारियों की आंख खुली। अधिकारियों की ओर से आनंद फानंद में जुलाई महीने में प्रशासनिक स्वीकृति और अगस्त माह में वित्तीय स्वीकृति तो निकाली, लेकिन वह भी आधी अधूरी। हर अंबेडकर भवन के लिए 50 लाख की वित्तीय घोषणा की, लेकिन वित्तीय स्वीकृति 25 लाख प्रति भवन ही कर सकी। इसके अलावा एक तरफ सरकार 126 अंबेडकर भवन बनाने का राग अलाप रही है, वहीं वित्तीय स्वीकृति 140 भवनों की दी है। अतिरिक्त 14 भवनों की वित्तीय स्वीकृति देना चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बात पर जब प्रति प्रश्न पूछा गया तो संबंधित मंत्री द्वारा जवाब तक नहीं देता बना, जो कि एक निश्चित ही विचारणीय है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere, Lyra, everybody loves to wear. तन में बहता वो हमसे है ये कहता, सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे, बोल उठा ये जग सारा, युग की जंजीरों को हमने
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर डीवी कल्ला के गृह जिले बीकानेर में सोनवाली गांव में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे 150 छात्र और ग्रामीण हाथ में तिरंगा झंडा लिए मंगलवार रात को पैदल शिक्षा निदेशालय के लिए कूच कर गए। सोनवाली गांव में 50 किलोमीटर पैदल चलकर छात्र और ग्रामीण बुधवार सुबह बीकानेर शहर में स्थित शिक्षा निदेशालय पर पहुंचे। मालूम हुआ कि छात्रों और ग्रामीणों को इस कदम से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी से पता चला कि अधिकारियों ने बुधवार सुबह ही स्कूल में प्रधानाध्यापक और 4 शिक्षकों का तबादला किया। अब स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षक हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सोनवाली राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में लंबे समय से शिक्षकों की कमी से अध्ययन कार्य बाधित हो रहा था। ग्रामीणों ने अधिकारियों से लेकर शिक्षा मंत्री तक कई बाल शिक्षा लगाने का आग्रह किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। जानकारी से पता चला कि शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीण पिछले 6 दिन से स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला बंद कर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने सूद नहीं ली थी। सुनवाई नहीं होने से नाराज 150 छात्र और ग्रामीण हाथ में तिरंगा लेकर गांव से पैदल ही बीकानेर के लिए रवाना हो गए और बुधवार सुबह बीकानेर पहुंचे। मालूम हुआ कि सोनवाली गांव में 50 किलोमीटर पैदल चलकर छात्र और ग्रामीण बीकानेर शहर में स्थित शिक्षा निदेशालय पर पहुंचे। छात्रों और ग्रामीणों के इस कदम से अधिकारियों में हड़कंप मचा। मामला बढ़ता देख माध्यमिक शिक्षा निदेशक बुधवार ही खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान गायों में फैल रही लंपी चर्म रोग के मुद्दों पर प्रतिपक्ष के नेता गुलाम चंद कटारिया और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच जमकर नोकझोंक हुई। अध्यक्ष डीसीपी जोशी के बार-बार टोकने के बावजूद दोनों शांत नहीं हुए। काफी देर तक सदन में हंगामा होता रहा। दरअसल लंपी से जुड़े सवालों के जवाब में विवाद की शुरुआत हुई। प्रतिपक्ष के नेता पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया से पूछे गए सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और कहा कि आपके जवाब से तो ये लग रहा है कि केंद्र राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करेगा तब तक राज्य सरकार पशुपालकों को सहायता नहीं देगी। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते हुए डोटासरा खड़े हुए और कहा कि केंद्र सरकार क्यों नहीं करेगी, फिर आप लोग किस लिए बैठे हो। डोटासरा के इतने कहते ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा, आप किस खाते में खड़े हो, आप आपदा राहत मंत्री हो क्या जो खड़े हुए हो। इस पर डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा, ये सदन केवल नेता प्रतिपक्ष का नहीं है, ये सदन जितना उनका है उतना ही मेरा है। आपके और मेरे अधिकार यहाँ पर बराबर हैं। अजमेर के किशनगढ़ उपखंड में रहने वाली लीला देवी द्वारा जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जन्मे प्रेमचर्य शिशु में मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से छुट्टी दे दी गई। प्रसूतावस्था में अत्यधिक उच्च रक्तचाप के कारण लीला देवी के प्रसव मात्र में 26 सप्ताह ही करना पड़ा। सामान्य रूप से पूर्ण प्रसव में 47 से 40 सप्ताह का समय लगता है। समय पूर्व प्रसव से नवजात का वजन भी मात्र 950 ग्राम था, लिहाजा उसकी रक्षा चिकित्सकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। मित्तल हॉस्पिटल में प्री टर्म डिलीवरी के साथ लो बर्थ वेट नवजात का जीवन रक्षित बनाए रखने का विगत 1 साल में यह 100वां मामला सामने आया। डॉक्टर रमेश न्यूरोटोलॉजिस्ट ने बताया कि लीला देवी को प्रारंभ में विषम अवस्था में मित्तल हॉस्पिटल की गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीतम कोठारी ने संभाला और प्रसव कराया। प्रसव के समय नवजात रोया नहीं था, उसे श्वास लेने में तकलीफ थी, फेफड़े कमजोर थे। शिशु को जन्म के तुरंत बाद से ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। बाद में वो करीब 35 दिन नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पर रहा। उन्होंने कहा कि ये नवजात के साथ उनकी भी कठिन परीक्षा होने जैसा केस था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सरकार
आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन का निर्माण करवाएगी। बताया जा रहा है कि साल 2023 तक 126 भवनों का निर्माण पूरा हो जाएगा। पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी के मूल प्रश्न में लिखित जवाब में बताया कि राज्य में कुल 126 अंबेडकर भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उनकी प्रशासनिक स्वीकृति 23 जुलाई 2022 और वित्तीय स्वीकृति 25 अगस्त 2022 को जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि भवनों का निर्माण 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कराया जाना प्रस्तावित है। मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन न होना, कन्वर्जन राशि, सहयोग राशि, टेंडर प्रक्रिया के कारण वित्तीय की स्वीकृति में देरी हुई थी, लेकिन अब ये सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद 25 अगस्त 2022 को वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। शीघ्र ही पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन भवनों को जन उपयोगी बनाया जाएगा। राजस्थान के सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा में शामिल होने के लिए वो मुंबई से कोची भी पहुंचे। इसके बाद वो राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए। शाम को वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ भी शामिल हुए। कुछ दूरी तक वो चले भी। अशोक गहलोत पिछले 2 दिनों से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने को लेकर चर्चा में बने हुए थे। बुधवार को अशोक गहलोत सोनिया गांधी से जाकर मिले। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात के दौरान अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़े विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। गहलोत ने दिल्ली से मुंबई पहुंच गए थे। यहां गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का स्पष्ट संकेत दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेगा उसे वो अच्छे से निभाएंगे। इससे पहले अशोक गहलोत ने दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि वो कोची जाकर राहुल गांधी को इस बात के लिए मनाने की आखिरी प्रयास करेंगे कि वो पार्टी अध्यक्ष का पद संभाले। उनका कहना था कि राहुल गांधी से बातचीत करने के बाद ही वो तय करेंगे कि उनको आगे क्या करना है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चल रही रेस में अशोक गहलोत के साथ केरल से पार्टी के सांसद शशि थरूर का नाम भी सामने आया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए राज प्रथम के साथ। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान सरकार जल्द ही बहुमंजिला इमारतों में पेयजल सप्लाई के लिए नई पॉलिसी तैयार करेगी। प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी ने बताया कि सरकार ने एक समिति का गठन किया। नवगठित समिति ने जल्द ही नई पॉलिसी तैयार करने के लिए बैठक भी की। मंत्री महेश जोशी ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि बहुमंजिला इमारतों के लिए आधारभूत व्यवस्थाएं बनानी होती है। संभावित व्यय की राशि तय करके ही पेयजल की दरें निर्धारित होती है। उन्होंने बताया कि बहुमंजिला इमारतों के लिए पेयजल की दरें वर्ष 2016 से 17 में तय की गई थी। राज्य सरकार उसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश कर रही है। प्रयास है कि एक शहर में एक समान दरें हो। मंत्री महेश जोशी ने बताया कि जयपुर शहर में बहुमंजिला इमारतों में पेयजल आपूर्ति के संबंध में नई पॉलिसी निर्माण के लिए 26 अप्रैल 2022 को 6 सदस्यीय समिति बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA की टीम ने देश को कई राज्यों में रेड छापेमारी की। वहीं राजस्थान में भी NIA ने रेड डाली।
टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने ये रेड डाली है। राजधानी जयपुर में टीम ने पीएफआई के ऑफिस में छापेमारी की। दफ्तर में एनआईए की टीम करीब 4 घंटे तक रही। एनआईए की टीम ने जयपुर में मोती डुंगरी रोड पर पीएफआई दफ्तर पर सुबह तड़के 3 बजे रेड मारी। करीब 4 घंटे तक चली इस छापेमारी में 2 पीएफआई के कार्यकर्ता जावेद और एक अन्य से एनआईए की टीम ने पूछताछ की। हालांकि किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं टीम ने मौके से कई दस्तावेज भी जब्त किए। ये रेड टेरर फंडिंग और संदिग्ध गतिविधि से जुड़ी है। आपको बता दें कि राजस्थान सहित देश भर में एनआईए की टीम ने आज एक साथ रेड मारी। एनआईए की इस छापेमारी में तमाम पीएफआई अधिकारियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, जिसमें केरल के बजेरी में पीएफआई के चेयरमैन ओएम सलमान के घर में भी छापेमारी हुई। बताया गया कि ये रेड देर रात शुरू हुई और अब तक जारी हो चुकी थी। इसमें पीएफआई के तमाम छोटे और बड़े दफ्तर शामिल है। इस छापेमारी की खबर मिलते ही पीएफआई के कार्यकर्ता इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। राजस्थान के बूंदी जिले की कबड्डी टीम के लिए खुशखबरी आई है। ये कबड्डी टीम में प्रैक्टिस कर रही बेटियों को अब मिट्टी और कंकड़ों के बीच प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। खिलाड़ियों को जल्द ही मैट मिल जाएगा। इसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस पूरी कर सकेंगी। बूंदी के विधायक अशोक डोगरा ने इसके लिए 3,24,000 रुपए विधायक कोष से स्वीकृति करने की अनुशंसा की है। डोगरा ने इसका पत्र जारी कर दिया है। कबड्डी मैच की प्रैक्टिस करने के लिए बेटियों को सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जबकि अगले महीने में बूंदी जिले में ये कबड्डी टीम नेशनल स्तर पर राजस्थान की ओर से खेलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर मैट पर कबड्डी की मुकाबले होते हैं, लेकिन बूंदी में बेटियों के स्टेट चैंपियन होने के बावजूद भी प्रैक्टिस के लिए मैट नहीं मिल पा रहा था। इन छात्रों ने केंद्रीय विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता में भी प्रदेश के बड़े शहरों की टीम को मात दी। पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि खेल विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए और खिलाड़ियों को सुविधाओं के ध्यान में रखते हुए अन्य जिलों की तरह यहां पर भी सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। राजस्थान में पिछले कुछ महीनों से घूसखोरों के खिलाफ एसीबी सख्त नजर आ रही है। इसी कड़ी में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एक दल ने बुधवार में जगत के कोठी के रेलवे मंडल के वेलफेयर इंस्पेक्टर और रेलवे डीजल शेड के टेक्नीशियन को परिवादी से 3,35,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। एसीबी ने महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि परिवादी ने शिकायत की थी कि मेडिकल बोर्ड के स्वास्थ्य कारणों से तकनीकी पद से उसे अयोग्य करार दिया, जिसके बाद परिवर्तन पत्रावली को लेकर उसके पक्ष में अनुशंसा करने के बदले वेलफेयर इंस्पेक्टर रेलवे डीजल माध्यम से 3,35,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। उन्होंने बताया कि के सत्यापन के दल ने आरोपी वेलफेयर इंस्पेक्टर राजेंद्र गुज्जर और टेक्नीशियन नंद किशोर को परिवादी से 3,35,000 रुपए भारतीय मुद्रा एवं 3 की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ फिलहाल अभी जारी है। राजस्थान राज्य अपनी रंगीन संस्कृति और त्योहारों के लिए उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि इसकी शाही विरासत के लिए। इन सब ने राजस्थान के इतिहास को अंकित किया। यहाँ के किले और महल राजस्थान के बीते युग के राजपूत राजाओं और प्रमुख की पराक्रम और वीरता को गर्व से बताते हैं। राजपूत राजाओं को न केवल उनके साहस और उच्च सम्मान के लिए जाना जाता है, बल्कि उनकी कला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है, जो राजस्थान के शाही युग में कुछ सबसे शानदार और उल्लेखनीय किलों और महलों के निर्माण में दिखाई देता है। यहाँ इस लेख में आप मध्यकालीन युग में शाही राजस्थान में विभिन्न राज्यों में 5 सबसे प्रसिद्ध शासकों के बारे में जान सकते हैं, जिन्होंने न केवल अपने शासन के दौरान वीरता और साहस दिखाया, बल्कि आधुनिक युग में भी लोगों को प्रेरणा दी। हमीरदेव चौहान में हमीरदेव के नाम से भी जाने जाते हैं।